नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। राय पब्लिक के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अपन ने पॉलिटिकल साइंस एक सिस्टमेटिक रूप में पढ़ना स्टार्ट किया था। उसमें संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखी थी। उसमें अपन ने 1909 का भारत शासन अधिनियम, 1919 और 1935 का भारत शासन अधिनियम पहले ही देख चुका था। फिर अपन ने जो तीसरा वीडियो बना था उसके अंतर्गत अपन ने संविधान सभा किस तरीके से निर्माण की गई थी, कैबिनेट मिशन की क्या क्या सिफारिशें थी, वो सब अपन ने देख ली थी। इसके आगे आज बढ़ते हुए अपन ना जो संविधान की जो महत्वपूर्ण अन्य जो समितियां है, किस प्रकार से जो है संविधान सभा की जो प्रारूप समिति, पांडुलेखन समिति थी, उसके बारे में, फिर जो अन्य महत्वपूर्ण समिति है उसके बारे में, और संविधान सभा का क्या कार्य रहा था उसके बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले संविधान की सबसे महत्वपूर्ण समिति मैं बताऊंगा आज आपको। संविधान की सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी है? संविधान की प्रारूप समिति कह दो, या ड्राफ्ट समिति कह दो, मसौदा समिति कह दो, या पांडुलेखन समिति कह दो। कुछ भी आपके मतलब एग्जाम में नाम आ सकता है भाई। संविधान सभा की प्रारूप समिति, ड्राफ्ट समिति, मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति। ठीक है, सबसे जो है फेमस नाम है वो प्रारूप समिति के नाम पे आता है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, या फिर इनके सदस्य कौन थे? ठीक है, या फिर अगर मान लो आरएस मेंस या आईएएस मेंस में अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि 15 शब्दों में प्रारूप समिति के अध्यक्ष के बारे में जानकारी दे, या फिर प्रारूप समिति के बारे में आप जानकारी दे, 50 शब्दों में आ सकता है। या फिर अगर मान लो ब्रीफली क्वेश्चन बनता है तो 100 या 150 शब्द का भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो मैं आज अपन इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा संविधान सभा की प्रारूप समिति, फिर मैं बता दूं ड्राफ्ट समिति, मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति, सबको जो है एक ही नाम है सबका। फिर बात की जाए 1946 ईस्वी में गवर्नर जनरल यानी कि जो है लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, अपने अंतिम गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल या फिर इसको वाइसराय कह दो, उनके द्वारा संविधान सभा की इस प्रारूप समिति का जो सलाहकार बनाया गया था, यानी संवैधानिक सलाहकार बनाया था, वो किसको बनाया था? BN राव को बनाया गया, यानी कि बेनेगल नरसिम्हन राव को यह संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। इसमें जो है नाम भी लिखा हुआ है 1946 गवर्नर जनरल वाइसराय ने BN राय नहीं है गाइस, BN राव है, BN राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया। ठीक है, तो आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले ऑब्जेक्टिव में कि भारत का जो है संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो कौन था गाइस? BN राव था। किसने बनाया था? लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि उस समय क्या थे 1946 में वाइसराय कह दो या गवर्नर जनरल कह दो। ठीक है, अब अपन कुछ BN राव की कुछ परिलब्धियां यानी उपलब्धियां देखेंगे भाई। BN राव को इस पद के लिए जो सुशोभित किया गया था उसके पीछे क्या कारण रहे थे, यानी कि BN राव में ऐसी क्या व्यक्तिगत विशेषताएं थी जिस कारण उनको ये जो है संवैधानिक सलाहकार अपन ने मतलब गवर्नर जनरल ने बनाया था। ठीक है, तो BN राव के बारे में थोड़ा अपन पढ़ते हैं। ठीक है, वैसे तो ये BN राव का जो क्वेश्चन है अपन आ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकता है, लेकिन ये जो स्पेशली डिजाइन ये क्वेश्चन किया गया है, ये किया गया है गाइस मेंस के रूप से। यानी कि आपको मेंस में कोई बेनेगल नरसिम्हन राव के ऊपर 50 शब्द पूछ ले तो 50 शब्द के ऊपर आपको क्या लिखना है मैं आपको ये बताऊंगा, उसकी क्या विशेषता है। ठीक है, स्टेटमेंट के रूप में जो है अबसदा में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करूंगा कि BN राव क्या थे? अपने संवैधानिक सलाहकार थे। मैंने अभी आपको बताया पिछली स्लाइड में 1946 ईस्वी में लॉर्ड माउंटबेटन ने इनको संवैधानिक सलाहकार घोषित किया था। ठीक है, फिर बात की जाती है संविधान के प्रारूप, संविधान का जो एक खाका, मोटा मोटी खाका तैयार किया था कि भाई कितने अनुच्छेद रहने चाहिए, कितने भाग रहने चाहिए, कितनी अनुसूची रहनी चाहिए, इस तरीके का जो खाका प्रस्तुत किया था, वो जो खाका प्रस्तुत किया था वो BN राव के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो BN राव का जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो क्या है? संविधान के प्रारूप का निर्माण किसने किया था? बेनेगल नरसिम्हन राव ने किया था। तीसरी बात देखते हैं, इन्होंने कश्मीर में मुख्यमंत्री की जो है भूमिका का भी निर्वहन किया था। ठीक है, यानी कि जो है कश्मीर के निर्वाचित मुख्यमंत्री भी बेनेगल नरसिम्हन राव रह चुके हैं। ठीक है, फिर बात की जाए चौथी विशेषता, तो ये हाईकोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी विराजमान रह चुके हैं। ठीक है, चौथी बात क्या बताई मैंने आपको? कलकत्ता हाईकोर्ट में भी क्या है, जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में ये विराजित रह चुके हैं। ठीक है, फिर बात की जाए जब आपको पता है 1935 का भारत शासन अधिनियम लागू किया गया था, मैंने आपको बताया था 1935 का भारत शासन अधिनियम में भारत को बर्मा से अलग कर दिया गया था। पहले भारत और बर्मा जो है, वर्तमान म्यांमार की बात कर रहा हूं मैं आपको, पहले जो है संपूर्ण एक ही देश हुआ करता था, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए 1935 के भारत शासन अधिनियम में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। ठीक है, तो बर्मा को जब भारत से अलग किया तो उनके लिए भी एक पृथक संविधान का निर्माण किया गया था। उसमें बेनेगल नरसिम्हन राव की जो है महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। ठीक है, जिसमें जिस तरीके से भारत के संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, इसी तरीके से बर्मा के जो है संविधान का जो जनक है वो BN राव को कहा जाता है। ठीक है, फिर बात की अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारत की ओर से प्रथम न्यायाधीश चुने गए थे। ठीक है, आपको पता है इस UN में एक संस्था होती है, UN की कुल 6 संस्था होती है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र की कुल 6 जो है 6 संस्था है, उसके अंतर्गत एक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की भी एक प्रमुख संस्था है। उसके अंतर्गत जो पहले न्यायाधीश भारत की ओर से चुने गए थे वो कौन थे? बेनेगल नरसिम्हन राव ही थे। ठीक है, वापस रिपीट करता हूँ 6 बातें। सबसे पहले BN राव
इस तरीके से अपन ने भारत के जो संवैधानिक सलाहकार बनाए गए थे। क्यों बनाए गए थे? क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम जो है भारत के संविधान का जो प्रारूप का निर्माण है वो किसने किया था? बी एन राव ने किया था। ठीक है, संवैधानिक सलाहकार थे ही थे। ठीक है, फिर बात की जाए कश्मीर में मुख्यमंत्री की भूमिका का जो इन्होंने निर्वहन किया था। ठीक है, कलकत्ता हाईकोर्ट के अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश की भूमिका का निर्वहन किया था। ठीक है, और बर्मा का जो संविधान निर्माण करने का जो मुख्य जिम्मेदारी दी गई थी वो इन्हीं को दी गई थी। ठीक है, फिर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भारत का जो प्रथम बार इन्होंने प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? बी एन राव के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, तो मैंने आपको सबसे पहले संविधान की प्रारूप समिति के बारे में बताया। कब बनी थी? 1946 में बनी थी। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है संवैधानिक सलाहकार लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा किसको बनाया गया? बी एन राव को बनाया गया था। अब इस समिति के बारे में अपन पढ़ते हैं। ठीक है, संविधान की प्रारूप समिति। ठीक है, बी एन राव के द्वारा निर्मित संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श के लिए सत्यनारायण सिन्हा की सिफारिश पर 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। ठीक है, तो आपको बताया भाई जो है संविधान की प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को संविधान की प्रारूप समिति का गठन किया गया था। किसकी सिफारिश पर किया गया? सत्यनारायण सिन्हा की जो एक सिफारिश कमेटी की सिफारिश पर ही जो है संविधान की प्रारूप समिति का निर्माण किया गया था। फिर से मैं आपको रिकॉल करा दूं कि जो संविधान का जो खाका या जो मोटा मोटी दस्तावेज निर्माण जो करने का कार्य किया गया था वो बी एन राव के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो सत्यनारायण सिन्हा की समिति की सिफारिश पर ही इस प्रारूप समिति का गठन किया गया था और प्रारूप समिति का जो गठन है वो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ठीक है, इसका पूरा नाम था संविधान की समीक्षा समिति। इसका पूरा नाम था, यानी कि जो है अपन इसको बोलते हैं संविधान की प्रारूप समिति। संविधान की प्रारूप समिति का जो पूरा नाम था वो था संविधान की समीक्षा समिति। क्या नाम था गाइस? संविधान की समीक्षा समिति। ठीक है, इसमें कुल 7 सदस्यों का प्रावधान किया गया था। ठीक है, इसमें कुल कितने गाइस? 7 सदस्यों का जो है प्रावधान किया गया था, जिसमें एक अध्यक्ष वो 6 सदस्य थे। ठीक है, अब मैं आपको अध्यक्ष और सदस्यों के नाम भी बताऊंगा, जो कि बार बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है किसी भी एग्जाम में, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने कई बार इस क्वेश्चन को बनते हुए देखा है। तो मैं आपको फिर से बता दूं, बी एन राव के द्वारा जो संविधान का प्रारूप निर्माण किया गया था उसकी रूपरेखा को देखने के लिए था, उसको व्यवस्थित रूप से ढंग से सुव्यवस्थित करने के लिए संविधान सभा की जो प्रारूप समिति का गठन किया गया था। किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? सत्यनारायण सिन्हा जो है समिति की सिफारिश पर यह किया गया था। कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ठीक है, पूरा नाम क्या था? संविधान की समीक्षा समिति, ये लिखा हुआ है संविधान की समीक्षा समिति। और इसमें कुल 7 सदस्य थे। 7 सदस्य कौन थे भाई? एक अध्यक्ष और 6 सदस्य इसके थे। ठीक है, अब मैं आपको सारों के नाम बताऊंगा। इनके जो अध्यक्ष आप सभी को विधिवत रूप से पता है कि भाई इनके जो अध्यक्ष थे कौन थे? भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके जो थे अध्यक्ष थे। ठीक है, आपको बता दूं ये पूर्व विदित नहीं था कि भाई भीमराव अंबेडकर को है इनका अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन जो कमेटी के मेंबर्स के द्वारा ही इनके एक मत होकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इनका अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, कब बनाया गया था? आपको पता है संविधान की प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था वो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ठीक उसके अगले दिन ही यानी कि 30 अगस्त 1947 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान की प्रारूप समिति का क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, लिखा हुआ भी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 30 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति के सदस्यों के द्वारा सभापति निर्वाचित किए गए। सभापति यानी कि अध्यक्ष किसके द्वारा निर्वाचित किए गए थे? सदस्यों के द्वारा आपसी मत के द्वारा ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 30 अगस्त 1947 को संविधान सभा का प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, आप इसमें बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिनको संविधान सभा की दूसरी बैठक यानी कि 11 दिसंबर 1946 को यानी कि 1946 ईस्वी को संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। वहीं संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और उनको कब बनाया गया था? 30 अगस्त 1947 को बनाया था। ठीक है, संविधान सभा में साथ में लिख देता हूं संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब बनाया गया था? 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, दोनों बात बता दी ताकि आप कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, फिर बात की जाए दूसरे सदस्य यानी कि अध्यक्ष की बात कर ली। इसके अलावा 6 मेंबर भी और थे। मैंने आपको बार बार बताया कि 6 मेंबर और थे। 6 मेंबर कौन कौन से थे? सबसे पहले थे गोपालास्वामी अयंगर, तो नाम याद रखना कौन भाई? गोपालास्वामी अयंगर। तीसरा थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। क्या नाम था? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, फिर बात की जाए 14 सदस्य थे, वो थे मोहम्मद सादुल्ला। मोहम्मद सादुल्ला एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो कि संविधान सभा की प्रारूप समिति में मुस्लिम लीग से संबंध रखते थे। ठीक है, तो पहले अपने अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कब बनाया? 30 अगस्त 1947 को बनाया गया। दूसरा कौन थे? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, तीसरे थे गोपालास्वामी अयंगर। तीसरे थे कौन? मोहम्मद सादुल्ला, जिनका संबंध मुस्लिम लीग से था। ठीक है,
अगले मेंबर थे गाइस के एम मुंशी। के एम मुंशी का संबंध जो था वो किससे था? कांग्रेस, यानी कि एकमात्र ऐसे नेता या सदस्य थे जिसका जो संबंध था वो किससे था? कांग्रेस के साथ था। फिर बात की जाती है अगले जो थे एन माधवराव। एन माधवराव जो इसके सदस्य थे। प्रारंभ में एन माधवराव इस समिति के सदस्य नहीं थे, लेकिन इस समिति के प्रारंभ में सदस्य नहीं थे। इस समिति के प्रारंभ में सदस्य थे वो बीएल मित्तर थे। कौन थे? बीएल मित्तर। लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य कारणों के कारण अपने जो है त्याग पत्र जो है दे दिया गया था। ठीक है, यानी कि अपना जो त्याग पत्र किसको सूचित किया गया था? उन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि इस समिति के अध्यक्ष भी थे, वो इनको सूचित किया था। यानी कि जो संविधान सभा के जो सदस्य होने चाहिए थे वो बीएल मित्र होने चाहिए थे, लेकिन स्वास्थ्य कारणों के कारण इन्होंने जो है त्यागपत्र दे दिया था। इसी कारण एन माधवराज को इसका सदस्य बनाया गया था। ठीक है, दूसरी बात की जाए, सातवें जो अंतिम सदस्य थे वो टी कृष्णमाचारी थे। ठीक है, आपको पता है संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी रहे थे, जो कि दक्षिण भारत के उपाध्यक्ष थे। ठीक है, टी कृष्णमाचारी, जिनका नाम पहले सुमार नहीं था, लेकिन इससे पूर्व जो थे वो डीपी खेतान थे। डीपी खेतान जो थे इनके पूर्व सदस्य थे, यानी कि पहले जो सातवें सदस्य थे वो डीपी खेतान थे। लेकिन इनकी क्या हो जाती है? संविधान सभा के ठीक कुछ दिन पहले ही मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के कारण जो नए मेंबर चुने जाते हैं वो टी कृष्णमाचारी चुने जाते हैं। ठीक है, तो आपको एक स्टेटमेंट बना के ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वे दो ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो पूर्व में संविधान सभा के सदस्य थे लेकिन बाद में नहीं थे? कौन कौन से थे? बीएल मित्र और डीपी खेतान। बीएल मित्र क्या हुआ था? स्वास्थ्य कारणों के कारण जो इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, और जो है डीपी सॉरी माफ कीजिएगा, बीएल मित्र ने स्वास्थ्य कारणों के कारण जो अपना त्यागपत्र दे दिया था, और डीपी खेतान की हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और इसके अलावा इसके बिहार पे किन दो सदस्यों को बनाया गया था? एन माधवराज को और टी कृष्णमाचारी को बनाया गया था। सातों सदस्य एक बार वापस देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कब बनाया गया? 30 अगस्त 1947 को। ठीक है, गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर। तीसरा है मोहम्मद सादुल्ला, जिसका संबंध मुस्लिम लीग से था। के एम मुंशी, जिसका एकमात्र ऐसे सदस्य जिनका संबंध जो है कांग्रेस से था। फिर बात की जाए एन माधवराज किसकी जगह आए थे? बीएल मित्र की जगह आए थे। ठीक है, टी कृष्णमाचारी किसकी जगह आए थे? डीपी खेतान की जगह आए थे। ठीक है, अब अपन ने संविधान सभा की जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, यानी कि संविधान की प्रारूप समिति, वो अपन ने पढ़ ली थी। अब इसके अगले जो है कुछ और अन्य महत्वपूर्ण समितियां वो भी अपन एक बार देख लेते हैं, ताकि वो भी अपने कवर हो जाए साथ में। अच्छा, इससे पहले जो है ये देख लेते हैं भाई, ये जो अपना संविधान है इसका जो वाचन कितनी बार हुआ था? आपको पता है जो संविधान जब अपना पूर्ण निर्माण हुआ था 26 नवंबर 1949 को जो है अपना संविधान पूर्ण रूप से बन के तैयार हो गया था, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। उससे पूर्व जो है संविधान सभा में अंदर 3 बार इसका वाचन किया गया था। कितनी बार गाइस? 3 बार इसका वाचन किया गया था। बात की जाए संविधान सभा में जो पहली बार इसको संविधान को पढ़ा गया था, जब वो संविधान उस समय अपूर्ण था, लेकिन जब पहली बार पढ़ा गया था संविधान को, कब पढ़ा गया था? उसके अंतर्गत जो है 1948 में जो है 4 नवंबर 1948 को पहली बार जो है संविधान पढ़ा गया था। संविधान सभा के अंतर्गत आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले भाई पहली बार संविधान कब पढ़ा गया था? 4 नवंबर 1948 को पहली बार संविधान पढ़ा गया था। उस संविधान जब पहली बार पढ़ा था उसके अंतर्गत 315 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे गाइस? 315 अनुच्छेद। वर्तमान में बता दो, वर्तमान में कितने अनुच्छेद है? कमेंट में बताना। वर्तमान में कुल 355 अनुच्छेद। ठीक है, तो जब संविधान सभा में पहली बार जो है संविधान पढ़ा गया था, कब पढ़ा गया था? 4 नवंबर 1948 को पढ़ा गया था। उसके अंतर्गत कितने अनुच्छेद थे? 315 अनुच्छेद थे। ठीक है, उसी समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस संविधान की जो विधि का जो दस्तावेज होता है उसको एक महान दस्तावेज की संज्ञा दी थी। किसको दी थी? महान दस्तावेज की संज्ञा संविधान को दी थी। ठीक है, अतः डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक, जननी, शिल्पी, वास्तुकार या रचनाकार की संज्ञा दी जाती है। ये बात आप सभी को पता होगी कि जो संविधान सभा का निर्माता के रूप में कह दो, जनन कह दो, जननी कह दो या शिल्पी कह दो, इन सभी के रूप में किसको नवाजा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नवाजा जाता है। ठीक है, तो आपको बता दो संविधान सभा में पहली बार जो संविधान कब पढ़ा गया था? 4 नवंबर 1948 को पढ़ा गया था। उस समय कितने अनुच्छेद थे संविधान में? 315 अनुच्छेद थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको महान दस्तावेज की संज्ञा दी थी, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही संविधान का जनक, जननी, शिल्पी या वास्तुकार रचनाकार की संज्ञा दी जाती है। अच्छा, अब मैंने बताया था कि और भी कुछ महत्वपूर्ण समितियां थी, वो कौन कौन सी थी? एक बार इस पर भी नजर अपन डाल देते हैं। ठीक है, सबसे पहले संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति और वार्ता समिति, इन सभी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो आपको कोई क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति और वार्ता समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, फिर बात की जाती है प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यकों की समिति, इन दोनों के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे। ठीक है, यानी कि वल्लभ भाई पटेल जो है इसके जो है अध्यक्ष रहे थे। किन किन दो समितियों के अध्यक्ष रहे थे? प्रांतीय संविधान समिति और मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक की समिति के जो अध्यक्ष रहे थे जो थे सरदार पटेल थे, यानी कि
सरदार पटेल इन दोनों के अध्यक्ष थे। फिर बात की जाती मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यकों की उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी थे। कौन थे गाइस? जेबी कृपलानी थे। ठीक है, तो याद रखना संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति और वार्ता समिति, इन तीनों के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक बात है। फिर बात की जाए प्रांतीय संविधान समिति और मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यकों की समिति के जो थे सरदार पटेल थे इनके अध्यक्ष। और वही बात की जाए मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यकों की उप समिति, समिति के अध्यक्ष तो कौन थे गाइस? सरदार पटेल थे, लेकिन मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यकों की जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। कुछ और समितियां है। राज्य समिति, राज्य समिति के कौन थे गाइस अध्यक्ष? वो थे सरदार पटेल। अच्छा, संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, आपको सभी को पता होगा। ठीक है, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? के एम मुंशी थे। कौन थे? के एम मुंशी, जिनका संबंध कांग्रेस से था। ठीक है, तो राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, वही बात कीजिए संघ समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के एम मुंशी थे, जिनका संबंध कांग्रेस के साथ था। फिर तीन समिति एक साथ पढ़ना, संचालन समिति, नियम समिति और झंडा समिति। संचालन समिति, नियम समिति और झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो संविधान सभा के भी अध्यक्ष थे। ठीक है, तो एक बार अपन वापस जो दूसरी समितियां देख लेते हैं। सबसे पहले तो भाई संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति और वार्ता समिति, इन तीनों के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति और मूल अधिकार अल्पसंख्यकों की समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, मूल अधिकार अल्पसंख्यकों उप समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी थे। राज्य समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के एम मुंशी थे। फिर बात की जाती है नियम समिति, झंडा समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के भी अध्यक्ष थे। अच्छा, अब बात की जाती है संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का निर्माण हुआ था, आप सभी को पता है, जिसकी जब पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, तो संविधान सभा का जो कार्य था वो दो भागों में बटा हुआ था। ठीक है, दो भागों में कैसे बटा हुआ था? इसकी जो भूमिका थी वो दोहरी भूमिका थी। ठीक है, संविधान के निर्माण के रूप में जो आपको बताया था संविधान सभा का जो अध्यक्ष था वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो अध्यक्ष था, यानी कि संविधान निर्माण के रूप में जो इसकी भूमिका थी, जिसके जो अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर बात की जाती है, इस समय आपको पता है कि जो है विधायिका का निर्माण नहीं किया गया था। अपन जो पहले जो आम चुनाव हुए थे वो 1952 यानी 1952 में हुए थे। तो अपन जब संविधान सभा का निर्माण किया गया था 1946 से लेकर 1952 तक संविधान सभा के द्वारा ही विधायिका के रूप में इनकी भूमिका का निर्वहन किया जा रहा था। ठीक है, आपको पता है गाइस, अभी वर्तमान में केंद्र में जिस प्रकार से संसद विद्यमान है, उसी तरीके से जब अपन को आजादी मिली थी उस समय 1946 से लेकर 1952 तक जो विधायिका के रूप में विद्यमान थी वो कौन थी? संविधान सभा ही थी। तो संविधान सभा की उस विधायिका के रूप में जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? जीवी मावलंकर ने की थी। किसने की थी गाइस? जीवी मावलंकर ने की थी। आपको बता दूं जो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे वो भी जीवी मावलंकर ही थे। ठीक है, तो मैं आपको फिर से बता दूं कि संविधान सभा का जो कार्य था वो दो भागों में बटा हुआ था, यानी कि जो संविधान सभा की जो भूमिका थी वो दोहरी भूमिका थी। एक तो स्वयं संविधान सभा के रूप में, तो संविधान सभा के रूप में इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। फिर बात की जाए उस समय विधायिका विद्यमान नहीं थी, इसीलिए संविधान सभा को ही विधायिका के रूप में ये भूमिका निर्वहन करना पड़ा, और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने? जीवी मावलंकर के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब बात की जाए संविधान सभा के कुछ महत्वपूर्ण कार्य है। मैं आपको बता देता हूं कि संविधान सभा के द्वारा क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे और किस तिथि को किए गए थे। 22 जुलाई 1947 संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को सहमति प्रदान की गई थी। ठीक है, वर्तमान में आप जो तिरंगा अपने आप को जो राष्ट्रीय ध्वज देखते हैं जिसमें केसरी सफेद और हरा और बीच में अशोक चक्र लगा हुआ था, इसको जो मान्यता सर्वप्रथम जो मान्यता है वो कब दी गई थी? 22 जुलाई 1947 को सर्वप्रथम राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता दी गई थी। कब दी गई थी गाइस? 22 जुलाई 1947, फिर से याद करना, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता प्रदान कर दी गई थी। किसके द्वारा की गई थी? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा यह है मान्यता प्रदान कर दी गई थी। ठीक है, फिर बात की जाती है 16 मई 1949 को भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता का सत्यापन किया था। ठीक है, कब किया गया था गाइस? 16 मई 1949 को भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता का सत्यापन किया गया था। आपको पता है राष्ट्रमंडल के जो जितने भी देश होते हैं वो यूके के अंडर आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 16 मई 1949 को भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता का सत्यापन किया गया था। ठीक है, दो महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहले तो 22 जुलाई 1947 को जो है भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको मान्यता प्रदान कर दी गई थी। फिर बात की जाए 16 मई 1949 को भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता का सत्यापन किया गया था। तीसरी बात देखते हैं, 14 सितंबर 1949 को
मुंशी अयंगर सूत्र ने हिंदी को राज्य भाषा के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन देखा गया है कि मुंशी अयंगर जो सूत्र है या मुंशी अयंगर जो फॉर्मूला है वो किससे संबंधित है। इसका संबंध है गाइस हिंदी को राज्य भाषा या राष्ट्रीय भाषा बनाने से संबंध है। ठीक है, राज्य भाषा सॉरी। तो बात कीजिएगा कब इसको राज्य भाषा का दर्जा दिया गया था। 14 सितंबर 1949 को मुंशी अयंगर फॉर्मूले के द्वारा ही हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा यानी कि राज्य भाषा उसको घोषित कर दी गई थी। फिर भी बात की जाए 24 जनवरी 1950 यानी 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान तथा राष्ट्रीय गीत को मान्यता प्रदान कर दी गई थी। ठीक है, तो राष्ट्रीय गीत तथा राष्ट्रीय गान को मान्यता कब प्रदान की गई थी, 24 जनवरी 1950 को कर दी गई थी। ठीक है, फिर बात कर दी जाए कि 24 जनवरी 1950 को और कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें कर दी गई थी। फिर बात के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया था। ठीक संविधान लागू होने से 2 दिन पूर्व जो है संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। उसी अंतिम बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया था। ठीक है, संविधान सभा की अंतिम बैठक मैंने बताई दी आपको और अंतिम हस्ताक्षर भी इसी दिन किए गए थे। ठीक है, तो संविधान सभा के मैंने आपको बताया भाई 2 महत्वपूर्ण कार्य रहे थे, दोहरी भूमिका थी। एक तो विधायिका के रूप में और संविधान सभा के रूप में क्या क्या कार्य किए थे, एक बार अपन कार्य देख लेते हैं वापस। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता प्रदान कर दी गई थी। ठीक है, 16 मई 1949 को राष्ट्रमंडल की सदस्यता का सत्यापन कर दिया गया था। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को मुंशी अयंगर फॉर्मूले द्वारा हिंदी को राज्य भाषा घोषित कर दी गई थी। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को 3 या 4 महत्वपूर्ण कार्य हुए थे। उनमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य था राष्ट्रीय गान तथा राष्ट्रीय गीत जो है को इसी दिन जो है मान्यता प्रदान कर दी गई थी। फिर बात की जाए 24 जनवरी और कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य रहे थे। इसी दिन 24 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत के जो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी इसके अंतर्गत अंतिम हस्ताक्षर किए थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो मैं आपको आज जो भी पढ़ा है वो आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां, उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी पढ़ी थी, प्रारूप समिति, पांडुलेखन समिति, ड्राफ्ट समिति या मसौदा समिति पढ़ी थी। ठीक है, इसमें गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा बीएन राव को संवैधानिक सलाहकार घोषित किया गया था, आपको सभी को पता है। ठीक है, बीएन राव की कुछ विशेषता देखी थी जिसको अपन मेंस में 50 शब्द 100 शब्द या फिर 15 शब्द में पूछा जा सकता है। क्या क्या विशेषता थी, बीएन राव को संवैधानिक सलाहकार थे, भारत के जो संविधान का खाका इन्होंने तैयार किया गया था, कश्मीर में सीएम की मुख्य भूमिका इन्होंने मतलब मुख्यमंत्री की भूमिका इसने निभाई थी, कोलकाता हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की भूमिका इन्होंने निभाई थी। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारत की ओर से इन्होंने प्रथम बार प्रतिनिधित्व किया था और बर्मा के संविधान बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। फिर बात की जाए बीएन राव के द्वारा जो निर्मित संविधान प्रारूप का जो सत्यापन करने के लिए सत्यनारायण सिन्हा की सिफारिश पर जो है 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इसका पूरा नाम क्या था, संविधान की समीक्षा समिति इसका पूरा नाम था। इसमें कुल 7 सदस्य थे यानी कि एक अध्यक्ष और 6 सदस्य थे। अध्यक्ष इसके कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सदस्यों के द्वारा सभापति निर्वाचित किए गए थे। किस तारीख को किए गए थे, 30 अगस्त 1947 को किए गए थे। साथ में बता दूं आपको संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जिनको 11 दिसंबर 1946 को निर्वाचित किया गया था। फिर बात की जाए दूसरे सदस्य थे गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरे थे कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथे थे केएम मुंशी सॉरी मोहम्मद सादुल्ला, फिर पांचवा केएम मुंशी, छठे हैं एन माधवराज बीएन मित्र की जगह और अंतिम जो सदस्य थे वो टी कृष्णमाचारी थे। किसकी जगह थे, डीपी खेतान की जगह थे। फिर बात की संविधान सभा को जो है संविधान सभा में संविधान को पहली बार 4 नवंबर 1948 को पढ़ा गया था। उसके अंदर कुल 315 अनुच्छेद थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा इस जो है संविधान सभा में इस दस्तावेज को महान दस्तावेज की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इसके शिल्पी या संविधान जो है संविधान निर्माता की संज्ञा दी गई। और अगर जो है अन्य समितियां थी, कौन कौन सी समिति के अध्यक्ष कौन थे, संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और वार्ता समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक समिति के जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक की उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो जीबी कृपलानी थे। राज्य समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। फिर से कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष केएम मुंशी थे और संचालन नियम और झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, फिर बात किया संविधान सभा के जो कार्य थे वो दोहरी भूमिका में बटे हुए थे। एक तो स्वयं विधायिका के रूप में जो इसकी अध्यक्षता की थी वो जीवी मावलंकर ने की थी और संविधान सभा के रूप में किसने की थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। और संविधान सभा के द्वारा क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे, सबसे महत्वपूर्ण कार्य 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता प्रदान की गई थी। फिर बात की जाए 16 मई 1949 को राष्ट्रमंडल जो खेलों की सत्यापन की गई थी। 14 सितंबर 1949 को मुंशी अयंगर फॉर्मूला द्वारा हिंदी को राज्य भाषा घोषित कर दी गई थी। फिर बात की जाती है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गीत को मान्यता प्रदान की गई थी। इसी दिन भारत गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया था, किसको, राजेंद्र प्रसाद को। अंतिम बैठक इसी दिन हुई थी और अंतिम जो हस्ताक्षर भी इसी दिन हुए थे। इस तरीके से गाइस अपन ने आज जो है संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां प्रारूप समिति, पांडुलेखन
लेखन समिति और फिर अन्य समितियों के बारे में देखा, उनकी कार्य देखे और उनकी क्या क्या विशेषता रही थी। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो एक बार इसको लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी आप खुद समझदार हो। राम राम।